नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके इस चैनल एग्जाम वीर पे आपका स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हमारा वीडियो रहने वाला है रेलवे ग्रुप डी। रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आज बच्चों 19 तारीख है, 24 तारीख तक आने की संभावना है। हो सकता है कि उससे पहले 1 या 2 दिन पहले रिजल्ट आ जाए, या फिर 24 तारीख तक पक्का आपका रिजल्ट आ जाएगा, या किसी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण एक आधा दिन लेट खुले। तो ठीक है, आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट आने के बाद में क्या क्या प्रोसेस रहती है, फिजिकल के लिए कितना टाइम मिलता है, और फिजिकल में क्या क्या रहता है, और मेडिकल होता है तो मेडिकल में क्या क्या प्रक्रिया रहती है, और फाइनल ज्वाइनिंग आने में कितना समय लग जाता है, और कट ऑफ कितनी बढ़ती है और कितनी नहीं बढ़ती है, क्या वेटिंग वेटिंग भी लगेगी या नहीं लगेगी। इन सब बिंदुओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं बच्चों वीडियो। देखो ये है चंडीगढ़। देखो चंडीगढ़, मैंने जब ग्रुप डी का फॉर्म डाला था तो चंडीगढ़ बोर्ड से था। चंडीगढ़ बोर्ड से इस बार दिल्ली है। चंडीगढ़ दिल्ली बात एक ही है भाई। अगर चंडीगढ़ से आप फॉर्म डालते हैं तो आपको जो पोस्टिंग है वो लखनऊ से इधर ऊपर मिल जाती है, नॉर्थ की तरफ। लखनऊ से दिल्ली की ओर आपको पोस्टिंग मिलने के चांस रहते हैं, जैसे मुरादाबाद, बरेली, अमरोहा, इन डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग 100% होने के चांस रहते हैं। और चंडीगढ़ इधर भी अगर आप जाते हैं देहरादून साइड में, तो इधर भी ये एरिया आता है। अब देखो मेरे कितने नंबर थे मेरे भाई, मेरे नंबर थे 69.96 थे, जिसमें प्रश्न कितने थे बच्चों, मेरे मेरे प्रश्न थे 68 थे। मुझे 1 नंबर के समथिंग में नॉर्मलाइजेशन मिला था, 1 या 1.25 नंबर के समथिंग में नॉर्मलाइजेशन मिला था, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था, और फाइनल सिलेक्शन से भी मेरे 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा फालतू थे, इसलिए मुझे अच्छी पोस्ट नहीं मिल पाई थी। मुझे ट्रेकमैन की पोस्ट मिल पाई थी, लेकिन मेरे घर के पास में मिल गई थी 25 या 30 किलोमीटर। ये मेरे लिए बहुत एक पॉजिटिव वाली बात थी। तो ठीक है बच्चों, अब मैं बताता हूँ। देखो इसका फिजिकल क्या है। देखो अगर फिजिकल की बात करी जाए मेरे भाई, तो फिजिकल में 1 किलोमीटर की रेस होती है, 1000 मीटर की रेस होती है। 1000 मीटर की रेस होती है कितने टाइम में, 4:15 में। कितने में बच्चों, 4:15 में। 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर की रेस आपको लगानी होती है। इसके बाद साथ में 35 किलो वेट, 35 किलो बच्चों वेट होता है, उसमें रेता होता है बोरी में, वो आपको कंधे पर ठाने के बाद में दौड़ना पड़ता है, चलना पड़ता है। कितने टाइम में भाई, 2 मिनट में। 2 मिनट में शायद 100 मीटर है या 200 मीटर है, ये देख लेना मेरे भाई नोटिफिकेशन में कि 100 मीटर है या 200 मीटर। ठीक है, काफी समय हो गया है, मुझे शायद पूरा पूरा याद नहीं है, देख लेना आप नोटिफिकेशन में कितना है, लेकिन 100 मीटर या 200 मीटर होता है, इतना ही होता है। अब 4:15 में 1 किलोमीटर की रेस है, कोई रेस भारी नहीं है, लेकिन हमारे कुछ दोस्त हमसे पूछ रहे थे कि हमारा टाइम पूरा आ नहीं रहा है, हम क्या करें, किस प्रकार रेस की तैयारी करें, क्या हमारी रेस लग जाएगी या नहीं लगेगी। तो मैं बताना चाहता हूं मेरे भाई, ये आर्मी की रेस नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बच्चे भगा दिए जाएं और सिर्फ आगे वाले बच्चे पकड़े जाते हैं। इसके अंदर आपको पूरा पूरा टाइम मिलेगा, 1 सेकंड भी आपका कम नहीं किया जाएगा, नैनो सेकंड भी कम नहीं किया जाएगा। 1 सेकंड तो बहुत बड़ी बात है। जब आप रेस लगाते हैं तो बच्चों आपके पैर में एक चिप बांधी जाती है, उस चिप का जो टाइमिंग होता है वो जो स्टार्टिंग लाइन होती है उस पर पैर पड़ने से शुरू होता है, और जो बाद में आप दौड़ना बंद कर दोगे या फिर उस स्टिप पे जब पैर मारोगे तभी आपका टाइम रुकता है। तो इसमें आपको पूरा टाइम मिलता है 4:15। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आपका टाइम उसमें कटौती हो जाए, या आर्मी की रेस की तरह भी आगे वाले बच्चे आ जाओ उन्हें पास कर दिया जाएगा, बाकी जो बच्चे पीछे रह गए वो फेल हो जाएंगे। तो यहाँ फेल होने का रेशियो देखा जाए तो बहुत ही कम बच्चे होते हैं। हमारे बैच में भी मुश्किल से 1 या 2 बच्चे थे, 50-60 बच्चे हम एक साथ दौड़े थे, 50-60 में 1 या 2 बच्चे थे जो शायद फेल हुआ हो, बाकी सारे बच्चे पास हो गए थे। अब उसमें भी कोई ऐसा था, जैसे मान लिया भाई कोई दौड़ते हुए गिर गया, कोई ज्यादा ओवरवेट है, उससे भागा नहीं जा रहा है, बिल्कुल हार मान गया है, तीसरे चक्कर पे गिर गया है, हो सकता है सिर्फ वही फेल हुआ था, बाकी कोई भी बच्चा ग्रुप डी की रेस के अंदर फेल नहीं हुआ था। लेकिन चिंता रहती है बच्चों को, क्योंकि गांव का वो कैसे माहौल में दौड़ रहे हैं, कैसी सड़कों पर दौड़ रहे हैं, रेते में दौड़ रहे हैं। अगर आप रेते में दौड़ोगे बच्चों, तो आपका जो टाइमिंग है यहाँ पर ज्यादा आएगा। जैसे मान लीजिए मैं दौड़ता था तो मेरा टाइमिंग कभी भी 4:10 से कम नहीं आया, 4:10 से कम कभी आया ही नहीं। 1-2 बार मॉर्निंग में अगर मैं दौड़ता था तो भी 3:50 तक आ जाता था, 3:50 तक, ठीक, 3:50 तक आता था। लेकिन मैं ओवरवेट था, मेरा तो 74-75 किलो वेट था उस टाइम, और अब भी शायद इतना ही है, वेट घटा ही नहीं है।
और ना ही बढ़ रहा है ना घट रहा है, बराबर सही है, बस थोड़ा बहुत बढ़ गया होगा, 72 या 71 के समथिंग था उस टाइम बच्चों। वैसे मैं एग्जैक्ट तुला नहीं था, लेकिन अंदाजा लगा सकता हूँ कि इतना था। फिर भी मैंने रेस 3:40 में कंप्लीट की थी। कितने में कंप्लीट करी थी बच्चों? 3:40 में। देखो 3:40 में मैंने रेस कंप्लीट करी थी, 3 मिनट 40 सेकेंड में। उसका मेरे पास में स्क्रीन शॉट था, क्योंकि जब आप पास होते हैं, जो बच्चे फिजिकल में पास होते हैं उनका बाकायदे पास होने के बाद में टाइमिंग आता है, वहाँ पे लिखा हुआ रिजल्ट आता है, आपका स्क्रीन शॉट आता है कि आपने रेस इतने समय में लगाई है, आपने रेस इतने समय में लगाई है। दोनों रेसों का टाइमिंग आता है। दूसरी रेस का जो टाइमिंग था मेरा था 22 सेकेंड। कितना था मेरे भाई? 22 सेकेंड। देखो इस रेस में मैं पहले स्थान पे था, पहले स्थान पे। जोन सा जिसमें आप वजन लेकर दौड़ते हैं, इसमें पहले स्थान पे था। बस आगे था, आगे ही रहा, मैंने किसी को और दूसरे को आगे जाने नहीं दिया। और इसमें मैं था तीसरे या चौथे नंबर पर था, तीसरे या चौथे नंबर पर था, ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर सोच रहे हैं कि मेरा भाई यहाँ टाइम मेरा नहीं आ रहा है, मेरे 4 से ऊपर आ रहे हैं, क्या मैं रेस में फेल हो जाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं है। जब आप वहां दौड़ोगे तो वहां कंपटीशन होगी, आपके अंदर एक अलग से एनर्जी होगी, एक ऐसी एनर्जी होगी जिसे पार करने के बाद में आपको एक नौकरी मिलेगी। तो एक अलग ही मोटिवेशन होता है अगर आप वहां रेस लगाते हैं। अगर आपका यहाँ 4.5 मिनट भी टाइम आता है, तो आप वहां 4 मिनट में 100% गारंटी के साथ में कहता हूं 4 मिनट में आप रेस लगा दोगे। ठीक है भाई? तो रेस से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपका टाइम ना भी आता है तो आपका टाइम 100% आ जाएगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं भाई। देखो जिनका भी प्री क्वालिफाई होगा, प्री क्वालिफाई होने के बाद में आपका क्या हुआ? फिजिकल के लिए कॉल आगा। फिजिकल में आपको कितना टाइम मिलेगा भाई? फिजिकल में आपको मिलेगा मेरे हिसाब से, देखो शायद ये इसमें दिया हुआ नहीं है, टाइमिंग नहीं है दी हुई, मेरे हिसाब से 2 से 3 महीने या 1.5 महीने के समथिंग, 2 महीने के समथिंग में मिल जाते हैं। इतना टाइम मिलने के बाद में बच्चों देखो, इतना टाइम मिलने के बाद में आपका होता है, उसके बाद में बच्चों क्या होता है? डीबी होता है, डीबी होता है बच्चों, और मेडिकल होता है। डीबी और मेडिकल होता है। डीबी और मेडिकल उन्हीं बच्चों का होता है जो रेस में पास होते हैं। जो बच्चे रेस में पास होते हैं उन्हीं बच्चों का डीबी और मेडिकल होता है। वैसे बोर्ड पे भी डिपेंड करता है कि वो कौन सी प्रोसेस को पहले करा ले, लेकिन अधिकांश डीबी और मेडिकल की जो प्रक्रिया है वो बाद में होती है, जो बच्चे यहाँ पास होते हैं। ठीक है भाई? क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे, मान लिया भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अपसेंट हो जाते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, उनकी कहीं और जॉब लग जाती है। तो जब बच्चे रेस में नहीं प्रेजेंट होंगे तो मेडिकल के लिए और डीबी के लिए वो बच्चे नहीं बुलाए जाएंगे। इसलिए देखो जब फाइनल मेरिट लगती है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ के बाद में जो फाइनल मेरिट लगती है, तो उस पर आपके 1.05 बच्चे 1.05 बच्चे क्वालिफाई किए जाते हैं। ऐसा समझ लीजिए जैसे 100 सीटें हैं मेरे भाई, 100 सीटें हैं, तो उसमें 105 बच्चे के लिए फर्स्ट मेरिट लगती है, जो कि फाइनल कट ऑफ होती है। 100 सीटों पर 105 बच्चों को रेलवे बोर्ड पास करता है। पांच पांच सीटें पांच पांच सीटें बच्चों क्या करता है भाई? एक्स्ट्रा करता है। ऐसा समझ लीजिए 5% बच्चों को ज्यादा पास करता है। अब उसमें भी क्या है भाई? उसमें भी बच्चों ऐसा है कि कुछ बच्चों का जिनका सिलेक्शन हो जाएगा कहीं और, वो ज्वाइन करने वाले नहीं है। जैसे एनटीपीसी है, एनटीपीसी साथ साथ है रेलवे के, एनटीपीसी का भी डीबी हो गया है। अब बहुत जल्दी एनटीपीसी की ज्वाइनिंग आनी चालू हो जाएगी। जिन बच्चों का एनटीपीसी में हो जाएगा उन लोगों ने अधिकतर ने ग्रुप डी का दिया होगा, अगर वो फ्रेशर बच्चे होंगे तो। फ्रेशर बच्चा तो हर जगह पेपर देता है, अगर उसके पास में जॉब है तो हो सकता है वो बिल्कुल नहीं दे। लेकिन जिन बच्चों का एनटीपीसी में हो जाएगा वो बिल्कुल भी ग्रुप डी में जाने वाला नहीं है। तो यहाँ बेटिंग का भी प्रावधान है। बेटिंग किस प्रकार लगती है मेरे भाई? बेटिंग सिर्फ उन्हीं बच्चों की लगती है जो बच्चे फिजिकल में क्या होते हैं भाई? फिजिकल में क्वालिफाई होते हैं। और फिजिकल की अगर बात करी जाती है तो फिजिकल के लिए कम से कम प्री मेरिट में जो प्री कट ऑफ लगने वाली है, उसमें कम से कम 6 से 7 गुना या 5 या 6 गुना बच्चे पास किए जाते हैं। जैसे 1000 अगर सीट है तो 1000 सीट के लिए 5000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो जिस बच्चे ने फिजिकल दे दिया उसका वेटिंग 100% लगने के चांस रहते हैं। तो इस बार मेरे भाई बेटिंग की बम्पर चांस रहेंगे। 100% गारंटी के साथ में मैं दावा करता हूं कि बेटिंग इस बार लगेगी। जिस बच्चे के भी अगर जिस बच्चे का फिजिकल के लिए क्वालिफाइंग लेटर आ गया, जिस बच्चे ने फिजिकल क्वालिफाई कर दिया, उसे कभी भी बुलाया जा सकता है। क्योंकि पिछली बार की वैकेंसी में भी एक साल बाद, मैंने पूरी नौकरी करने के बाद में छोड़ दी, 13 महीने नौकरी करने के बाद में भी छोड़ दी, मेरे दोस्त को उसके बाद में वेटिंग में बुलाया गया था, हालांकि वो भी पुलिस में था, वो भी गया नहीं बच्चों। तो ठीक है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है।
बस आप ध्यान रखना, आपको फिजिकल पार करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने फिजिकल पार नहीं करा, पास नहीं करा मेरे भाई, तो आपकी वेटिंग नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है कि रेलवे बोर्ड बाकी बच्चों को पास करेगा फिर दोबारा इन प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को दोबारा चालू करेगा, सिर्फ वो फिजिकल वाले बच्चों को वेटिंग देता है। अब मेडिकल देखो बच्चों, मेडिकल में क्या भाई, मेडिकल अब देखो मेडिकल के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। फिलहाल मेडिकल के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो अच्छी बात रहेगी। मैंने आज सिर्फ यही मुद्दा डिस्कस किया है कि रेस की तैयारी आपको कैसे करनी है, ठीक, और रेस में कितना कितना टाइम में क्या क्या चीज ली जाती है। और बेटिंग, बेटिंग कितनी उठेगी, बेटिंग भी लगेगी, लेकिन बेटिंग उन्हीं बच्चों की लगती है जो बच्चे रेस में क्वालिफाई करते हैं। और फाइनल कट ऑफ कितनी लगेगी, फाइनल कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो फाइनल कट ऑफ 5 नंबर उठने के चांस रहते हैं, 5 नंबर उठने के चांस रहते हैं। लेकिन अगर आपके नंबर 4 या 3 नंबर भी फालतू हैं तो आपके 100% चांस हैं वेटिंग में आने के। और अगर बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन नहीं की ग्रुप डी, तो हो सकता है जो ये फाइनल कट ऑफ है 5 नंबर उठी हुई, ये फाइनल कट ऑफ 5 नंबर ना उठ पाए, क्योंकि ये तो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चों ने ज्वाइन करा या नहीं करा, उनकी कहीं और जॉब लग गई तो बच्चे क्यों ज्वाइन करेंगे भाई, ठीक है। तो सभी बच्चों को इंतजार है रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट का। अब थोड़ा सा हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि उस साल जो कट ऑफ लगी थी, उस साल मेरे भाई कट ऑफ लगी थी 63 के समथिंग में, 63 के समथिंग में कट ऑफ लगी थी। और जनरल की शायद कट ऑफ लगी थी 70, मेरे हिसाब से 68 के समथिंग में थी, 68 या 67 के समथिंग में थी, ठीक है। तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा खासा चलता है। अगर नॉर्मलाइजेशन, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्हें 15 20 नंबर, 17 18 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला था। अब देखो बच्चों, मैं इस बार कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। फिलहाल आपकी जो वीडियो रहने वाली है वो इलाहाबाद बोर्ड और चंडीगढ़ बोर्ड, इलाहाबाद बोर्ड और दिल्ली बोर्ड की कट ऑफ के ऊपर रहने वाली है। अगर मैं दिल्ली बोर्ड की और इलाहाबाद बोर्ड की, देखो इलाहाबाद बोर्ड की और दिल्ली बोर्ड की अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ, तो बच्चों जिनके भी अगर 60 नंबर है जनरल में, बच्चों जनरल में अगर आपके 60 नंबर हैं, 60 नंबर हैं, तो 100% आपके बिल्कुल चांस हैं, बिल्कुल 100% चांस हैं, ठीक है। क्योंकि ये 60 नंबर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में, चाहे नॉर्मलाइजेशन कितने भी नंबर का हो, इस बार का जो पेपर का लेवल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो 60 नंबर अगर आपके बनते हैं मेरे भाई, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपके चांस बनते हैं। अगर ओबीसी की वही बात करी जाए बच्चों, ओबीसी की देखो, ओबीसी की बात करी जाए तो 55+, अगर 55+ आपके नंबर हैं तो आपके चांस हैं। 55+ अगर नंबर है मेरे भाई तो भी आपके चांस हैं। और एससी वालों के अगर मेरे भाई 50+ नंबर है, 50+ नंबर है, तो चांस हैं कि उनके भी प्री क्वार्टर फिजिकल के लिए उनका ज्वाइनिंग लेटर मतलब कॉल आ जाए। एसटी वाले के 47 48 अगर 45+ % है तो चांस है बिल्कुल, ठीक। अगर देखो, अगर आपको नॉर्मलाइजेशन ठीक ठाक मिलता है, आपकी शिफ्ट भारी है, तो बिल्कुल इतने नंबरों पे मेरे भाई बिल्कुल चांस है। और हो सकता है कि आपकी अगर शिफ्ट आसान है तो 1% को आपका हो भी सकता है, ना भी हो सकता, लेकिन इतने नंबर वाले बच्चे बिल्कुल भी निराश ना हो, ठीक है भाई। देखो मैंने आपको जितनी भी जानकारी बताई है ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, ये मेरे खुद के साथ की है। मैं खुद एक रेलवे का एम्प्लॉय रह चुका हूँ, मैंने 13 महीने रेलवे के अंदर नौकरी करने के बाद में रिजाइन दिया है। अब मैं थोड़ा सा और भी बता देता हूँ। देखो मैंने रेलवे का हर एग्जाम निकाला मेरे भाई। 2015 वाले एनटीपीसी में मेरा सिलेक्शन 0.09 से चुका था, 2015 वाले में मेरा जो सिलेक्शन चुका था 0.09 से चुका था। मैंने उसी टाइम, शायद उस टाइम नहीं था, बाद में जब मेरे ग्रुप डी में लगी थी उस टाइम मैंने टेक्नीशियन वाला एग्जाम भी निकाला था, टेक्नीशियन वाला भी निकाला था और ग्रुप डी भी निकाला था। लेकिन टेक्नीशियन का मेन पेपर छूटने के कारण मुझे ग्रुप डी की जॉब करनी पड़ी थी। और ये मेरा पहली नौकरी थी मेरे भाई, इसलिए मैं इस जॉब को कभी भी भूल नहीं सकता। ये मेरी पहली जॉब थी, धक्के खाने के बाद में कम से कम 15 से 16 रिटन क्वालिफाई करने के बाद में मुझे जॉब मिली थी। तो मैं इस नौकरी को कभी भी भूल नहीं सकता, क्योंकि ये मेरी पहली जॉब थी। हालांकि मैंने पहला जो रिटन पास किया था वो 10+2 2015 का पास किया था, जिसमें मैं टाइपिंग में फेल हो गया था। लेकिन पहली मेरी जो जॉब थी वो ये थी, ठीक है बच्चों। तो मुझे एक गर्व और खुशी होती है कि मैं एक रेलवे का एम्प्लॉय रह चुका हूँ। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, ठीक बच्चों।